ओके। हाँ, एक चीज़ ये है कि हम एम की प्रेस करके ना मर्ज बाय डिस्टेंस कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अननेसेसरी होते हैं ना, एक ही पॉइंट एक ही जगह पर दो हाँ दो वर्टिसेस का कोई काम नहीं है। तो हाँ जी, ये भी किया था मैंने। हाँ, एक एक तो ये रहता है डेसिमेट, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ओड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कर दिया था, बट अच्छा। इशू इस यहाँ पर ना डेसिमेट की वजह से नहीं हो रहा है, ये बूलियन मॉडिफायर का ही इशू है। ओके, ओके। अभी देखो, ये पूरा बंद होना चाहिए था, है ना, ये पूरा बंद होना हम्म, चाहिए था। तो अभी ये ओपन हो रहा है, किसी किसी में ये ठीक हो जा रहा है, जैसे इसमें ठीक हो गया। तो जब हम्म, फाइनल एनिमेशन प्ले हो रहा है तो यहीं पर ग्लिचेस आ रहे हैं। हम्म, मैंने कैसे सॉल्व किया था, मैंने दो तीन मेथड्स करे थे। एक तो ये है, देखो, पीछे तक ठीक है ना, यहाँ तक, हम्म, और यहाँ पर ग्लिच नेक्स्ट फ्रेम में आप लेफ़्ट एंड राइट एरो का यूज़ कर सकते हो। इस फ्रेम में ना कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं। तो मैंने कैसे सोल्व हम्म, किया था, जैसे मैंने इन वैल्यूज़ को चेक करके चेंज करके देखा था, बट अच्छा। इस केस में ऐसे इस नहीं हो रहा है। इस वैल्यू का ये मतलब क्या है इस वैल्यू का? ये कुछ इंटरनल नहीं, जैसे ये कुछ सोल्व करता है ना, तो ओवरलैप थ्रेशोल्ड है इनका, जैसे जो बूलियन करेगा तो कितना ज़्यादा ओवरलैप रहेगा उसमें पॉइंट्स के ओके। बीच में, तो ये कुछ एक इंटरनल चीज़ है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता। थ्रेशोल्ड फॉर ओके। चेकिंग ओवरलैपिंग ज्योमेट्री, ये है इसका कुछ। हम्म, तो इसका ये सॉल्वर है। अ, इसका फिर मैंने आई गेस, तो फिर आपने बस इन्हीं वैल्यूज के साथ प्ले अराउंड किया? हाँ, बट मेरे पास एक सोल्यूशन और भी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अच्छा। वो थोड़ा ठीक है, वो भी बेटर है। उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, एक बार ना मैं इसको चेक करके देख लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। ओके, हम्म, आज फिर हम एक काम करेंगे, आज कुछ और कर लेंगे। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ एक्चुअली। देखो, हमें अल्टीमेटली ना मॉडिफायर को अप्लाई करना पड़ेगा कोई ऐसी फ्रेम के ऊपर जहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे ये वाली। यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर ग्लिचेस आ रहे हैं। हम्म, अ, यहाँ पर कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पर शेप की, सॉरी, शेप की के जब तक शेप की रहेंगी ना ज्योमेट्री में, तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो मतलब किसी हम्म, तरह से मैं इन शेप की इसको ना यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और ये जितना भी हम्म, एनिमेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक हुआ है, ये सारा हम निकाल के ना टाइमलाइन में ले आएंगे। ये हो जाता है, मैं एक आई गेस मैं इसको कल बताऊंगा, क्योंकि ये एनिमेशन निकाल के ना हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर इसमें एक मॉडिफायर रहता है, मतलब हम्म, जो एनिमेशन प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वैसे भी ट्राई किया था, तो रुको, मुझे अपनी ना ओरिजिनल फाइल देखने दो, ओके। जो जो मैंने फाइनल सबमिट करी थी, मतलब जिसमें हम्म, प्रॉपर एनिमेशन बना था। और मुझे इतना ध्यान नहीं रहा। हाँ, देखो, इसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे थे, बट जो फाइनल वर्क किया था मैं वो चेक कर ले रहा हूँ। हम्म, हाँ, मैंने, मुझे याद आया, मैंने एक थोड़ा एडवांस मेथड यूज़ किया था। अभी अच्छा। मैं आपको अगर डायरेक्ट वो बताऊँगा ना, अ, हम्म, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आपको फ़िलहाल के लिए जस्ट इंट्रो बता देता हूँ उसमें कैसे करते हैं। बाकी फिर आज अच्छा। हम कुछ और कर लेंगे। ओके, किधर गया वो।
ब्लेंडर के अंदर ना एक प्रोसीजरल मॉडलिंग का भी एक ऑप्शन है, तो मैंने वो यूज़ किया था इसमें। ओके। हाँ, ये वाला वो एनिमेशन है जिसमें कोई भी इशू नहीं है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, क्या क्या किया था मैंने। हाँ देखो, मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ भी किया है ना। उसके बाद मैंने इन वैल्यूज़ को ना एनिमेट कर दिया था उस टाइम। कौन सा ब्लेंडर 3.6 यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें मैंने इसी वैल्यू को एनिमेट कर दिया था। जैसे किसी किसी जगह पर ना ये ये 001 वाली काम कर रही थी, किसी किसी जगह पर 0 काम कर रही थी, तो ये मैंने इन वैल्यूज़ को एनिमेट कर दिया था। अच्छा। ओके, फिर बाद में एक सॉल्यूशन बताऊंगा। और यहाँ पर ये जो सारी ज्योमेट्री है ना, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे ब्लेंडर के अंदर ना एक चीज़ और है। एक तो ये होगा कि हम यहाँ पर एडिट मोड में जा कर के इन पॉइंट्स के साथ प्ले करके कुछ भी ज्योमेट्री बनाते हैं, है ना। इसके अलावा एक और मेथड है, यहाँ पर मॉडिफायर्स हैं यहाँ पर। जी जी। तो यहाँ पर हम एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था उस दिन। ये प्रोसीजरल है, हाँ। हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसी केस में ना यहाँ पर एक सबसे पावरफुल जो मॉडिफायर है वो है यहाँ पर जियोमेट्री नोड। ओके। अगर मैं इसको ऐड करूँगा ना, तो एक्चुअल में अगर मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब इसके अंदर ना हम अपने खुद का डिज़ाइन करते हैं, एक तरह से विजुअल प्रोग्रामिंग की तरह। तो उसके ओके। लिए यहाँ पर ना एक अलग टैब है। यहाँ पर अगर मैं ज्योमेट्री नोड में जाऊँगा, तो हमने मटेरियल के बारे में देखा था कि ऐसे ऐसी नोड्स होती हैं। नहीं। ओके, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल के बारे में बताता हूँ। देखो, आपको मालूम है कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर ना यहाँ पर मटेरियल्स देखने के लिए यहाँ पर टैब में जाते हैं, और कलर्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पर नीचे जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और मटेरियल, हाँ जी। है ना, देन यहाँ से कलर्स चेंज करते हैं। अभी ये जी हो गए बेसिक कलर्स। ओके, जी। यहाँ पर हम जितना भी काम कर रहे हैं वो बेसिक कलर्स हैं। अगर हमें एडवांस कलर्स करने होंगे तो हम यहाँ पर ये जो शेडिंग टैब है इसके अंदर जाते हैं। टैब्स, ये जो ऊपर वाली सारी की सारी वर्क स्पेसेस है ना, ये सिर्फ हमारी कन्वीनियंट के लिए है, कि मतलब शेडिंग टैब में आपको जो जो भी यूआई यूज़ होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट करके दे दिया है। ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत है। आप ये जो शेडिंग वाला पैनल है, आप किसी भी दूसरे एडिटर को अगर यहाँ पर क्लिक करोगे, तो जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली शेडेड एडिटर ले सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे बार बार स्विच ना करना पड़े ना, उसके लिए यहाँ पर ऊपर वर्क स्पेसेस दे दिए हैं। और एक ये अलग तरह का नोड सिस्टम है। देखो, हमने यहाँ पर हम बेसिकली कलर्स करते थे ऑब्जेक्ट्स के अंदर ना। ये एक छोटा वर्जन था इस चीज़ का। अगर अ, अगर आप यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, तो आपको बिल्कुल सारी वैल्यूज सेम दिखेंगी। अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। मतलब ये हमारे लिए शॉर्टकट के लिए यहाँ पर साइड में कर रही है इस सारी चीज़ को। ओके, और ये आउटपुट नोड के साथ कनेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर दूंगा ना, तो कुछ भी कलर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आउटपुट के साथ कनेक्ट नहीं है। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, तभी इस नोड के अंदर जो हमने चेंजेस करे हैं वो हमें फाइनल आउटपुट में शो होंगे। ओके, इसको नोड बेस्ड एक तरह से विजुअल। अभी क्या है कि जैसे हम 3D में शिफ्ट ए प्रेस करके नए नए ऑब्जेक्ट्स ऐड करते थे, है ना, जैसे मैंने मंकी ऐड कर दिया, ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स ऐड करते थे। वैसे ही आप यहाँ पर ना शिफ्ट ए प्रेस करके कुछ और काफ़ी सारी नोड्स हैं, जैसे यहाँ पर कुछ और नोड्स हैं, इनको मिक्स एंड मैच करके ना हम एक एडवांस कलर बना सकते हैं। ओके, तो ये एक तरह से नोड सिस्टम है। जैसे मुझे बेस कलर के अंदर रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चाहिए, या मुझे कोई एक मैथमेटिकल ड्रिवन कोई टेक्सचर चाहिए, तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, टेक्सचर सेक्शन में जाऊँगा, और लेट से यहाँ पर अभी के लिए मैं ब्रिक टेक्सचर ले रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा, एंड इसको प्लेस करने के लिए मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा,
मैं स्क्रीन शॉट कीज ऑन कर ले रहा हूँ। है ना, ये मुझे अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये किसी भी तरह से ना इस आउटपुट नोड के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो मैं इस कलर वैल्यू को अगर इस कलर वैल्यू के साथ अटैच कर दूंगा तो अब एक कनेक्शन हमारा पूरा बन गया। ओके, अब अगर मैं इसके अंदर देखूंगा तो एक ब्रिक टेक्सचर जो है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बाकी सारी सेटिंग्स में यहाँ पर प्ले करके जितना भी एडवांस मटेरियल बनाना है, जो भी कलर करनी है यहाँ पर एक ब्रिक के अंदर, सेकंड ब्रिक के अंदर, मतलब वो मैं कर सकता हूँ। स्केल वगैरह एडजस्ट करना हो, मतलब प्रोसीजरली मैं मटेरियल क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो ये ब्रिक टेक्सचर हो गया। ऐसे ना और भी काफ़ी सारे टेक्सचर हैं, जैसे नॉइज़ टेक्सचर है यहाँ पर, तो नॉइज़ से रैंडम नॉइज़ जनरेट हो जाएगी। ओके, एक है काफ़ी कुछ पैटर्न्स भी हैं यहाँ पर, जैसे वोरेनॉय टेक्सचर से काफ़ी अच्छा पैटर्न बनता है। तो मैं बस कलर को बेस कलर के साथ अटैच कर दूंगा तो अब ये टेक्सचर हमारे पास बन गया। ओके, तो ऐसे हम मतलब एडमेटिकल देखते हैं ना। यहाँ पर हम टेक्सचर नोड ही देखते हैं क्योंकि ये इजी रहती हैं समझने में। यहाँ पर बने बनाए कुछ टेक्सचर्स हैं, जैसे वेव टेक्सचर है। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसका कुछ अलग टेक्सचर होगा वेव की तरह, है ना, ब्लैक एंड वाइट। देन स्केल वगैरह एडजस्ट करके मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ टेक्सचर। इसमें जो दूसरी चीज़ है ना वो है यहाँ पर कलर की। आप इसका ये जो कलर है आप कैसे मॉडिफाई करोगे। अभी क्या है, ये एक सिर्फ टेक्सचर का काम कर रहा है। लेट्स से आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर्स चाहिए होंगे तो आप ना अभी के लिए मैं आपको सिर्फ 2 नोट्स बताऊंगा। एक भी नोट ले लो, सारी की सारी का जो मैथमेटिकल पार्ट है वो अलग अलग है, मतलब अलग अलग तरह का रैंडम टेक्सचर है। ओके, और दूसरी नोड है यहाँ पर कलर एडजस्ट करने के लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पर कन्वर्टर, एंड कन्वर्टर के अंदर है कलर रैम्प। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, बस ये आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। कलर रैम्प है इसका नाम। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड अगर मैं ये जो लाइन है नीचे इसके ऊपर रख दूंगा ना यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये आप मैनुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, ये एक कलर रैम्प है, इसका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर। इसमें 2 कलर्स हैं यहाँ पर, ब्लैक है एंड वाइट है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो ये जो सॉकेट है यहाँ पर क्लिक करोगे एंड नीचे से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनको आप जैसे मर्जी स्लाइड वगैरह करके इसकी इंटेंसिटी वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। अगर मुझे तीसरा कलर चाहिए तो मैं इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड इसको सिलेक्ट करके कोई भी तीसरा कलर ले लूँगा। ओके, मतलब बेसिकली हम इस तरह से कलर्स वगैरह और एडवांस कर सकते हैं। बाकी ये जो डिफरेंट टेक्सचर हैं हम इनको ना मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, एक तरह से प्रोसीजरल वर्कफ्लो कलर्स क्रिएट करने का, टेक्सचर्स क्रिएट करने का। ओके, उसी तरह से ना यहाँ पर ज्योमेट्री नोड है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है। ये ना पूरी की पूरी ज्योमेट्री को बनाती है, मतलब हम कोडिंग विजुअल प्रोग्रामिंग करके पूरी की पूरी ज्योमेट्री बनाएंगे। आज मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही दूंगा इसकी। ओके, इसको ज़्यादा सीखने की भी स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है वैसे, बट फीचर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। देखो अभी इसमें भी एक आउटपुट नोड है जैसे कलर वाले में थी, और ये इनपुट नोड है। इनपुट यहाँ पर ना जो इस ऑब्जेक्ट का, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का जो एडिट मोड होता है ना, इनपुट नोड वो कंटेन करके रखती है। मतलब ये जो एडिट मोड में एक क्यूब बनी हुई है, ये इनपुट नोड के अंदर है। ठीक है, तो अगर मतलब मैं इस कनेक्शन को ब्रेक कर दूंगा, यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं करूँगा तो हमारे पास कुछ भी ज्योमेट्री में रेंडर नहीं होगा। ओके, इसको मैं कनेक्ट करूँगा तभी ये रेंडर हो पाएगा। बाकी यहाँ पर मैं इसको अभी प्रोसीजरली काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, जैसे एक यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा तो अब मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। ये एक यहाँ पर करते हैं ना, इसमें और इसमें कोई प्रज्वल आपका ऑडियो बार बार वो मफल्ड हो रहा है यार। अभी ठीक है क्या? हाँ, अभी ठीक है।
चेक कर ले रहा हूँ। मतलब आवाज़ फट रही है क्या? हाँ, कभी आता है, कभी बहुत कम आती है, हाँ अच्छा। बट अभी ठीक है। हाँ ओके। हाँ तो ऐसे हम प्रोसीजरल मॉडलिंग भी कर सकते हैं। अभी इसका फ़ायदा क्या है कि देखो लेट से मैंने इस ऑब्जेक्ट को 5 यूनिट यहाँ पर मूव कर दिया। ओके। हम्म। अभी इसका फ़ायदा क्या है कि ये एक मॉडिफायर है, ये सारा मॉडिफायर है। लेट से इसका नाम मैं रख ले रहा हूँ मूव, ठीक है। इस मॉडिफायर में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 यूनिट मूव करने हैं। तो अगर ओके। मैं किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर ज्योमेट्री नोड मॉडिफायर ऐड करूँगा और हम्म। वो ट्री ऐड कर, ये ट्री अलग चीज़ है मतलब हाँ हाँ। है ना। तो अगर मैं इस मूव वाले ट्री को ऐड करूँगा तो वो अच्छा, ऑपरेशन यहाँ पर भी लग जाएगा। तो मतलब फंक्शन है जो आप हाँ अलग ये अलग अप्लाई हाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये मतलब हमने खुद डिज़ाइन किया, अभी तो हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया ना, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ओके। जी जी। अ, तो अभी के लिए बस, अभी के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन इसका काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। जैसे हम प्रोसीजरली कलर्स क्रिएट कर सकते हैं वैसे हम ये भी ऑब्जेक्ट्स में अपना खुद का मॉडिफायर बना के हमें जैसी भी फंक्शनलिटी चाहिए, हाँ हम वो कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ना कुछ वो अलग तरीके से किया था, वो मैं आपको कल बताऊंगा। हाँ ओके। आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, फिर आज हम कुछ और कर लेते हैं। अच्छा। ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, हम्म। आई गेस मैंने आपको फ़ोटो के साथ कलर करना बताया है क्या? जैसे एक तो है ना, हम यहाँ पर बेसिक कलर्स ऐड कर सकते हैं। हाँ, ओके। जी जी जी। अगर आपको फ़ोटो चाहिए, मतलब एक फ़ोटो में कलर करना है आपको, तो इस हाँ बेस हाँ। कलर के ऊपर ना, मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको कोई फ़ोटो चढ़ानी है ना, तो इस बेस हम्म। कलर में यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक है इमेज टेक्सचर, ओके, हम्म। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं फिर ओपन कर सकता हूँ कोई भी फ़ोटो। तो हम्म। लेट्स मेरे पास ये एक फ़ोटो है, तो इसको मैं क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये फ़ोटो एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ जाएगी, मतलब एक टेक्सचर, इमेज हम्म। टेक्सचर आ जाएगा हमारा। ओके। हम्म। अब इसको कैसे रखना है, मतलब अगर आपको ये वाला पोर्शन ऊपर रखना होगा, वो कैसी चीज़ें रखनी है, तो उसको देखने के लिए ना हम एक नया फीचर देखते हैं, वो है यूवी एडिटिंग। ओके। हम्म। यूवी एडिटिंग मैं पहले न्यू फाइल में जाता हूँ। देखो जब हम एक क्यूब ऐड करते हैं देन यूवी एडिटिंग में जाते हैं, तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे ये क्यूब है, इसके अगर मैं एडिट मोड में जाऊँ तो मुझे ना यूवी वाली साइड एक ऐसा फ़ोटो दिखती है। ये क्या है, ये हम्म। इस क्यूब की ना 2D शेप है। अ, मतलब इस तरह से बनाई है, जैसे अगर मैं कैंची से इसको क्यूब को कट कर दूंगा और ओपन हाँ करूंगा, है ना। हाँ। हाँ। अभी अभी आवाज़ ठीक आ रही है ना? जी जी जी। ओके। तो जैसे अगर मैं इस क्यूब को कट करूंगा तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी, मतलब उसका 2 डायमेंशनल व्यू आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। समझ गया समझ ओके। गया। हाँ ओके। तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट, यूवी एडिटिंग में क्या होता है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का ना यहाँ पर हमें 2D रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाती है। मोस्टली जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें रहती हैं, जैसे ये क्यूब हो गया, इसका ऑलरेडी बना बनाया है, हमें खुद बनाना पड़ता है बाद में। लेट मतलब इसका क्या हो गया कि ये वाला फेस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला इसको, और सारे फेसेस मिल करके एक ये टू डायमेंशनल शेप बना रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर ये एक 2 डायमेंशनल फ़ोटो है ना, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ, प्रिंट कर लूँ, या एक पेपर में प्रिंट कर लूँ और कैंची से जैसे यहाँ पर कट कर दूँ, है ना, तो मैं हम्म। उन इसको फोल्ड वगैरह करके ये 3D शेप बना सकता हूँ। ये वाली जो 3D हम्म। शेप में, मतलब कार्डबोर्ड के साथ एक 3D शेप बना सकता हूँ। एक मेथड तो ये हो गया, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा क्या है कि मैं कलर भी कर सकता हूँ अब इस क्यूब के अंदर। कैसे? मैं पहले इसका 2D रिप्रेजेंटेशन लूँगा, जैसे ये इसकी 2D रिप्रेजेंटेशन है। मैंने जैसे इसको लेट से प्रिंट आउट कर लिया, यहाँ पर लेट से मैंने रेड कलर कर दिया, यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया, या कुछ भी ड्राइंग कर दी, है ना, कुछ भी बना दिया। जी। देन मैं अगर इसको कट करके इसके ऊपर चिपका सकता हूँ, मतलब एक तरह से रैप कर सकता हूँ, तो वो उस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं। ओके। अच्छा। समझे ना ये वाली चीज़, जी समझ है ना। गया।
तो अभी जो हम यहाँ पर मटेरियल में जा कर के यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर रहे थे, उस फ़ोटो को हम यहाँ पर ओपन कर रहे थे। जैसे लेट से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। कलर देखने के लिए हम पहले तो मैं टी प्रेस करके इसको हाइड कर ले रहा हूँ, इसको भी एंड यहाँ पर मैं कलर व्यू में जाऊँगा तो मुझे ये फ़ोटो दिख रही है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, मतलब इस फ़ोटो को मैं कैसे मूव करूँगा, तो मैं इसके एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पर ना इसका जो 2D इक्विवेलेंट था वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट से मुझे बोतल जो है ना वो इस फेस के ऊपर चाहिए, है ना, तो मैं इस फेस को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। ओके इसका 2D इक्विवेलेंट देखो मुझे ये नज़र आ रहा है। तो अगर इसका जो ये 2D फ़ोटो है इसको अगर मैं यहाँ पर बोतल के ऊपर रखूँगा तो यहाँ पर मुझे बोतल दिखना शुरू हो जाएगी। ओके, जैसे मैं अगर मैं इसको रोटेट वगैरह कर रहा हूँ, इसको स्केल वगैरह कर ले रहा हूँ इस स्क्वायर बॉक्स के, इसका जो 2D इक्विवेलेंट है तो वो फ़ोटो मैं यहाँ पर कैप्चर कर सकता हूँ। जैसे ये ऊपर वाला फेस है ये यहाँ पर है, इसको मैं जहाँ जिस पोर्शन के ऊपर फ़ोटो में रखूँगा वो पोर्शन मुझे यहाँ पर दिखेगा। ओके, ये आ रहा है ना, क्लियर हुआ ये? जी 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 हाँ ओके, तो मतलब इस तरह से भी हम कलर करते हैं ओवरलैप वगैरह करके। और ये हमें ख़ास करके जैसे आप शिप्स वगैरह जैसे वैसा कुछ डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पर भी ये शायद काम में आ जाएगा। ओके, तो एक ये फंक्शनलिटी है, हम ऐसे भी कलर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर मैं यहाँ पर न्यू फाइल लेता हूँ, एक टेक्सचर पेंट लेता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू करूँगा, ये एक अलग विंडो है, ठीक है, टेक्सचर पेंट। यहाँ पर मैं न्यू करूँगा और अब हम एक फ़ोटो बना लेंगे, एक ब्लैक फ़ोटो। या ब्लैक फ़ोटो बनाने की बजाय रुको, मैं पहले से जैसे हम पहले कर रहे थे एक फ़ोटो ले ली हमने, अभी के लिए मैं फ़ोटो ही ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो फ़ोटो हमें दिख रही है, वो फ़ोटो में यहाँ पर भी, अच्छा फ़ोटो आप ना यहाँ पर क्लिक करके, अगर इस एडिटर में आपको सेम फ़ोटो ये देखनी होगी तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो वो फ़ोटो। ओके, टेक्सचर पेंट के अंदर क्या होता है ना कि आप खुद से कलर जैसे ब्रश चला सकते हो, तो मैं इस वाले स्क्वायर बॉक्स में चला रहा हूँ तो सिर्फ यही भरेगा, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी ड्राइंग कर सकता हूँ या यहाँ पर भी ड्राइंग कर सकता हूँ, मतलब एक तरह से फ़ोटो को मैनिपुलेट कर सकता हूँ तो वो उसका इक्विवेलेंट दिखता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको टेक्सचर पेंटिंग बोलते हैं, जैसे हम मैनुअली इसको टेक्सचर करते हैं। एक ये टेक्सचर पेंटिंग हो गया, शेडिंग भी हो गया। थोड़ा सा मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। उसके लिए हम एक कोई छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको एडिट मोड का थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो मैंने क्यूब लिया, अगर मुझे जैसे एक ना, मैं क्या बनाने वाला हूँ अभी, मैं इस तरह से ना एक गेट बनाने वाला हूँ, ठीक है। ओके तो वो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा और अब हमने 2-3 टूल देखे हैं, एक कंट्रोल आर है, उससे हम लूप कट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जी एक एक्सट्रूड टूल है, हाँ और ये वाले जो बटन है ना यहाँ पर, इसका शॉर्टकट है 1 2 3, जो ऊपर वाले 1 2 3 हैं। तो आप 1 2 3 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन, एज सिलेक्शन या फेस सिलेक्शन में इजीली क्विकली स्विच कर सकते हो। ओके, वैसे पता नहीं क्यों मेरे ब्लेंडर पे सारे जो नंबर पैड वाले बटन्स है शॉर्टकट्स वो चलते नहीं है, मुझे वो करना पड़ता है लाइक ऊपर से, या कुछ डिसेबल्ड है सेटिंग में, पता नहीं बट ये आपको ना फिर कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा आपके ओके आपके पता कैसे चलते, अच्छा नंबर पैड नहीं चलता है, हाँ नमलोक तो नहीं है कहीं और? मतलब तो आपने कहा डॉट की या फिर डॉट की से वो होता है ना, हाँ हाँ, वो भी नहीं चलता, अच्छा फ्रेम सेलेक्टेड नहीं होता होगा आपका। मैन्युअली करना पड़ता है। तो फिर हाँ आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर मैं आपको इसका एक और बता देता हूँ, फिर अगर नहीं चलता है ना, या तो आप यहाँ पर कर सकते हो, या एक और चीज़ है, वो एग्जैक्टली एक्यूरेट तो नहीं रहती है, बट अगर आप जैसे यहाँ पर मैं 2-3 ऑब्जेक्ट्स ले ले रहा हूँ। नहीं फ्रेम सिलेक्टेड
मैं वैसे करता हूँ और काम करता है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि नंबर पैड क्यों नहीं चल रहा? बाकी जगह पर चलता है कि एमएस वर्ड वगैरह में, या हाँ, अच्छा बाकी जगह पर चलता है। हाँ। तो एक काम करना आप, क्योंकि ये तो चलना चाहिए, आप एडिट में अपने प्रेफरेंसेस के साथ कुछ जैसे चेंजेस तो नहीं किए होंगे। नहीं, अ, मोस्टली नहीं। एक बार ये कर लेना डिफ़ॉल्ट में जा कर के, अच्छा, ठीक लोड है। फैक्ट्री सेटिंग्स, तो जो डिफ़ॉल्ट ठीक, सेटिंग्स होंगी ना वो रिसेट हो जाएंगी। वैसे ऐसा ठीक। होता नहीं है। मैं डॉट की ना नंबर पैड वाली बता बता रहा था वहाँ पर। अच्छा, जो ठीक जो है। जो दो डॉट की है ना ये पीरियड की, ये वाला पीरियड की हुँ। इससे कुछ अलग होता है, और जो नंबर पैड वाली डॉट की है उससे फोकस होता है। हाँ, हाँ। ओके। ठीक है, मैं लोड करके ट्राई करता हूँ। हाँ, एक वो कर लेना, अगर इन केस फिर भी नहीं चलेगा ना तो अभी के लिए, क्योंकि वो तो ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट है वो होना चाहिए था, ऐसा मैंने देखा नहीं है कोई इशू। हुँ, या फिर आपका कोई और सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा। कई बार वीडियो के जो ग्राफिक्स होते हैं, जैसे अल्ट प्लस क्यू हम करें तो नहीं, अल्ट प्लस क्यू नहीं, अल्ट प्लस स्पेस हुँ, बार से वो ओवरराइट कर देता है। अल्ट प्लस हुँ। आर से, सॉरी, वो न्वीडिया का चलन हाँ, नहीं है। जैसे वो भी ना, जो सर्च बटन है, आपने बोला F3 दबाना है, हाँ हाँ। सर्च बार। हाँ हाँ। तो मेरे में F3 नहीं चलता, बट आई थिंक FN बटन प्लस F3 चलता है, अच्छा ऐसे अच्छा, कुछ। तो फिर वो आपको वो कैसे सेट होगा, आपको ना वो थोड़ा सा इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं, बट आपको बायोस में जाना पड़ेगा ना अपनी, जब आप पीसी ऑन करते हो ना, हाँ, हाँ। देन इस्केप की बार। ओके। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हुँ, हुँ। F3 F1 डायरेक्ट चलेंगे, और जैसे अभी के लिए मेरे ख्याल से आपके साउंड कंट्रोल वगैरह होते होंगे उससे, है ना, या जो भी बटन के ऊपर लिखा हुआ होगा। हाँ, अच्छा। और जैसे F9 दबाता हूँ, आप F9 आपने क्या बोला था? F9 से भूल गया। आपने F9 रहने दो अभी। F9 से हमने हाँ दो। जी, F9 वो है ना, द लास्ट मॉडिफाइड वाली, वो खुलती है हाँ सेटिंग्स। हाँ, लास्ट मॉडिफाइड टेम्परेरी। हाँ, तो जब मैं F9 दबाता हूँ, सिर्फ लॉक स्क्रीन हो जाती है पूरा, तो अच्छा अच्छा, हाँ आपको फंक्शन के साथ वो आप कर लेना ना अपने एक यूट्यूब वीडियो देख के, बट बाई उसमें कुछ और इसके अलावा मत चेंज करना। ठीक है, वो ठीक थोड़ा है, रिस्की रहता है। ठीक। अ, तब तक के लिए अगर आप, बट डॉट की तो आपका चलना चाहिए था। बाकी सॉफ्टवेयर में चलता है ना डॉट की। जी, मैं फिर से देखता हूँ फिर। हाँ, एक बार देख लेना। इन केस अगर फिर भी नहीं चलता है ना, तो एक तो ये वाला ऑप्शन है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन क्या है, कि अ, आप टेल्डा की प्रेस करो, जो टैब के हुँ, ऊपर है ना, तो यहाँ हुँ, पर हुँ, भी है हुँ। एक ऑप्शन व्यू व्यू सेलेक्टेड का। सिलेक्ट। जी, और जी। इसके अलावा एक फाइनल है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ना, जैसे मुझे इसके ऊपर फोकस करना है, हाँ, तो मैं अल्ट प्लस मिडल क्लिक कर दूंगा, तो मतलब ये सेंटर में आ गया। अब मैं अगर जूम करूंगा तो मैं इसी के पास जूम होऊंगा। अच्छा, मैंने ठीक। इसके ऊपर अल्ट क्लिक कर दिया तो अब मैं ये सेंटर में आ गया, अब मैं इसके अंदर इसके अराउंड रिवॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं तो हुँ, ज़्यादातर यही शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, अल्ट प्लस मिडल क्लिक। ये फास्ट हुँ, रहता है। ओके। ये प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हम यहाँ पर कुछ देखने वाले थे, हाँ, कुछ नए टूल देखने वाले थे, तो मैं यहाँ पर ना गेट जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कैविटी ऑन कर दे रहा हूँ। हम एडिट मोड में जाएंगे। हमने ई भी देख लिया है, हमने I4 एक्सट्रूड भी देख लिया है। ई प्रेस करके आप अंदर की तरफ इंसेट कर सकते हो। ओके। हुँ, इसके अलावा यहाँ पर और टूल देख, यहाँ पर आप एक्सटेंड कर सकते हो ताकि आपको टूल्स के नाम भी दिख जाएं। शुरू में जैसे ये आइकन्स याद नहीं रहते ना। इनसेट फेस है बीवेल तो हम मॉडिफायर से ही कर लेंगे। हाँ, नाइफ अभी के लिए नहीं देखेंगे, ये भी नहीं। एक जो देखने वाला है वो है यहाँ पर स्पिन, स्पिन जो है टूल। स्पिन टूल से ना अभी जैसे ये स्पिन टूल आ गया, उसके बाद यहाँ पर आप एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये मैंने एक्सिस सेलेक्ट कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो ये मतलब स्पिन हो जाएगी चीज़। हुँ, हुँ। बट इसमें 3D कर्सर मैटर करता है।
जैसे जहाँ पर 3D कर्सर रहेगा ना, जी जी टूल उसी हिसाब से बिहेव करेगा। तो जी। अब देखो, अभी मैंने 3D कर्सर यहाँ पर रखा, तो अब ये स्पिन टूल ऐसे काम करेगा। हम्म। ओके। अब फिर से दिखा सकते हैं स्पिन टूल कहाँ से आया? ये यहाँ पर है, ये वाला आइकन। ओके ओके। ओके। देन आपने डायरेक्ट ये वाला जो सिलेक्शन टूल है ना, ये हम्म आप W प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हो। ओके। बट W प्रेस करने से ना ये जो डिफरेंट सिलेक्शन मोड हैं, यहाँ पर ना और सिलेक्शन मोड भी हैं। देखो, अब एक बार मैं W प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेसो सिलेक्ट आ गया, फिर से W प्रेस करूँगा तो ये थोड़ा वियर्ड सा है, ठीक है। इसका यूज़ हम अभी के लिए नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर आइकन दिख जाएगा। फिर से मैं W प्रेस करूँगा तो ये बॉक्स, ज़्यादातर हम बॉक्स सिलेक्शन का ही यूज़ करते हैं। ओके। उसके अलावा ये जो टी वाला हम यूज़ करते थे ना, आप शॉर्टकट के साथ फैमिलियर हो ना, मैं आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट भी बता दूंगा। जी जी जी। तो टी से ये चीज़ होती है, अगर आपको टी बार बार प्रेस नहीं करना है ना, तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हो। आप ओके। डायरेक्टली मतलब इसको ऑन द मेनू यहाँ पर ऐसे देख सकते हो। एंड देन यहाँ से मैं ओके। तो हम यहाँ पर ये स्पिन टूल का यूज़ कर रहे थे, ये वाला जो है। इसमें हमने देखा कि इसमें 3D कर्सर मैटर करता है। जहाँ पर 3D कर्सर होगा, अगर मैं फेस को सिलेक्ट करके इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, मैंने क्लिक रिलीज़ नहीं किया है अभी, तो मैं किसी भी चीज़ को जैसे स्पिन कर सकता हूँ। ओके। अब हम एक गेट बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ना 2 क्यूब्स को डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, थोड़ा इनको ना मूव करके ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। लेट्स से मुझे ना अब इनको ऐसे बेंड करके ना एक ये बनाना है, तो मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँगा, 3D कर्सर लगभग यहाँ पर रखूँगा कहीं पर, और अब यहाँ पर बनाने जाऊँगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा। बट अभी ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। परफेक्ट बनाने के लिए ना हमें इस फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो 3D कर्सर है ना, अगर मैं हमने एक चीज़ देखी थी कि हम 3D कर्सर को कहीं भी बुला सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट S प्रेस करूँगा तो यह है कर्सर टू सेलेक्टेड, ठीक है। तो मैं 3D कर्सर को कहीं भी बुला सकता हूँ शिफ्ट S प्रेस करके। अभी ना अगर मुझे इसके और इसके बीच में ब्रिज बनाना है, एक गोल गेट जैसा कुछ बनाना है, तो मुझे इसको और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट S प्रेस करना है और कर्सर टू सेलेक्टेड कर देना है। इससे क्या होगा ना, इनका जो मिड पॉइंट होगा तो वहाँ पर कर्सर आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। और अब अगर मैं कोई भी फेस सेलेक्ट करूँगा, एंड इस मेक श्योर आप इस वाले में हो, ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि Z इस तरह से आ रहा है ना। तो आप X वाला लोगे, और अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो वो एग्जैक्टली बन जाएगा। देन मैं रफली यहाँ पर रख रहा हूँ। उसके बाद ये वाला जो टेम्परेरी मेनू है, इसको ओपन करूँगा, एंड यहाँ पर -180 डिग्री -180 डिग्री कर दूँगा, एंड यहाँ पर एक ऑटो मर्ज ऑन कर देना। इससे कुछ होता है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी के लिए मैं अनटिक कर रहा हूँ, तो अभी बिल्कुल परफेक्ट बन गया, क्योंकि 3D कर्सर इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में था। यहाँ पर बस एक इशू और रहा कि हमने जो ऑटो मर्ज थे वो हमने नहीं किया था। तो उससे इशू क्या आया कि यहाँ पर ना एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो वर्टिसेस हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो पुरानी थी ना, यहाँ पर पहले से था, दूसरा हमने स्पिन करके ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो वर्टिसेस हैं, तो हमें दो एक्चुअली एक जगह पर चाहिए नहीं होती हैं। तो आप A प्रेस कर दो, मतलब सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दो, देन यहाँ पर मैश, मर्ज एंड मर्ज बाय डिस्टेंस, जो भी ओवरलैप ज्योमेट्री रहेगी वो मर्ज हो जाएगी। देखो यहाँ पर आ रहा है रिमूव्ड 4 वर्टिसेस, तो जो ओवरलैप कर रहा था वो रिमूव हो गया। ओके। तो ये इंट्रोडक्शन थी स्पिन टूल की अभी के लिए, और बाकी टूल यहाँ पर अभी बाद में देखेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा मॉडिफायर के अंदर देख लेते हैं। देखो, अगर मैं मॉडिफायर के अंदर जाऊँगा, आज हम प्रोजेक्ट बेस्ड कुछ बना नहीं रहे हैं, चलो आज थोड़ा ऐसे ही कर लेते हैं। कल फिर हम इन टूल्स का यूज़ करके कुछ एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। अभी मैं ऐड मॉडिफायर में जा रहा हूँ। हमने एरे मॉडिफायर देखा था क्या? नहीं।
ओके। नहीं, हाँ, देखा था पहले दिन पे थोड़ा-सा वो ओके। डुप्लीकेट बहुत सारे बनते हैं ना उसका। हाँ, यहाँ पर मैं एरेज कर सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट्स की ना नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक हाँ, है। हाँ, एरे करने के बाद यहाँ पर जो नीचे रिलेटिव ऑफसेट है, इसको अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो मतलब वो मैं प्रॉपर ऑफसेट बना सकता हूँ। तो कोई भी हाँ, चीज़ अगर जी किया हमें था। बार बार रिपीट करनी है तो वो हो जाएगा। आ, हुँ, बाकी जब हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके हम और फीचर्स भी देख लेंगे। ओके। ये हो गया एरे हुँ, हुँ, मॉडिफायर, बूलियन भी हमने देख लिया, वेरिएबल भी देख लिया। जो बिल्ड मॉडिफायर है ना, उससे एनिमेशन क्रिएट होता है। हुँ, हुँ, अगर मैं बिल्ड मॉडिफायर को ऑन कर दूंगा तो यहाँ पर ना फ्रेम लिखी है, फ्रेम 1 से लेकर के फ्रेम 100 तक एक एनिमेशन बन गया है। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये बिल्ड हो रहा है ना, एक तरह से बिल्ड हो रहा है। तो इसी को बिल्ड मॉडिफायर बोलते हैं। आपने जो भी हुँ, ऑब्जेक्ट लिया होगा वो एक तरह से बिल्ड हो जाएगा। तो जो हमने आर्टरी वगैरह जो एनिमेशन है ना, वो ऐसे भी बना सकते हैं हम। डायरेक्ट बिल्ड मॉडिफायर लिया एंड स्पेस बार प्रेस कर दी तो वो बिल्ड हो रहा है। ओके। हुँ, हुँ, इसमें यहाँ पर एक रैंडम ऑप्शन भी है, अगर रैंडम कर दोगे तो सारे मतलब पूरा एक साथ बनने लगेगा। हुँ, ओके। हुँ, ये हो गया इसका नेक्स्ट मॉडिफायर, बिल्ड मॉडिफायर। डेसिमेट तो हमने देख ही लिया है। एज स्प्लिट अभी के लिए रहने दो। मिरर, मल्टी रेजोल्यूशन मिरर, हाँ एक जो यूज़ करने वाली चीज़ है वो है मिरर। मिरर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जनरली नेचर के अंदर ना सब कुछ सिमेट्रिकल ही रहता है, बटरफ्लाई, ह्यूमन, इंसान, है ना, जो भी मैक्सिमम हुँ, चीज़ें हैं वो मिरर्ड चीज़ें हैं। तो अगर मुझे ह्यूमन बनाना है तो मैं एक तरफा बनाऊंगा, मुझे बटरफ्लाई बनानी है तो मैं एक साइड का बनाऊंगा। जी, मुझे जैसे मैं शिप भी बना रहा हूँ तो वो भी मैं एक साइड की बनाऊंगा। तो थोड़ा इस मिरर मॉडिफायर को यूज़ करने का मेथड देखते हैं। जैसे मैंने एक क्यूब ले लिया। ओके, यहाँ पर हम क्या बनाएं फिर। अ, चलो कुछ बना के देखते हैं। मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर ले रहा हुँ, हूँ। ओके, फेस सिलेक्शन में आ गया मैं। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर ना इस क्यूब को ना मैं बिल्कुल बीच में से कट कर दे रहा हूँ। ओके। और एक हुँ, साइड जो है इसकी अच्छा थोड़ा सा सिलेक्शन का भी देख लेते हैं। देखो अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ना डिलीट करने के लिए, तो पीछे वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ओके। तो ऐसे इश्यूज आपको ना काफ़ी टाइम आएंगे कि आपको बहुत कुछ ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन का हमने आई थिंक कम ही देखा है अभी, है ना, या हुँ, हुँ, देखा है ये। ओके। तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट पीछे जो हिडन रह गया जी, जैसे जी, ये वाला पॉइंट तो ये नहीं दिख रहा। तो वो उस मैन्युअली करना है, जी। हाँ, या तो मैनुअली कर सकते हो शिफ्ट की हाँ, होल्ड करके, बट ऐसे अभी हम नहीं करते क्योंकि अभी तो 4 ही हैं। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं राइट क्लिक करके ना सब डिवाइड भी कर सकता हूँ किसी ज्योमेट्री को। हुँ, ओके। तो मैं थोड़े से बढ़ा देता हूँ। अभी लेट से मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है, तो एक तो हमने देखा था कि आप अल्ट की क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, बट वो कॉर्नर्स में काम नहीं करता है, वो यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, अल्ट के साथ क्लिक करना हुँ, हुँ, यहाँ पर हुँ, काम नहीं करेगा। लेट से मुझे ये पूरी साइड सेलेक्ट करनी है, तो मैं ऐसे एंगल सेलेक्ट कर लूँगा और इस तरह से बॉक्स बना लूँगा। फिर भी पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं ना जेड हाँ, की प्रेस करके वायर फ्रेम में आ जाऊँगा। वायरफ्रेम, हाँ, 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 तो वायर फ्रेम में सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। जी, या, किया था हमने। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिलेक्शन के कुछ और मेथड बता देता हूँ। एक तो है वायर हुँ, फ्रेम हुँ, ना, या तो आप वायर फ्रेम में ऑन कर लो या फिर आप डायरेक्ट एक्सरे भी ऑन कर सकते हो। हुँ, एक्सरे में हुँ, थोड़ा मतलब ऐसा विजुअल्स रहते हैं, तो एक्सरे में भी पीछे वाली चीज़ें भी सिलेक्ट हो जाती हैं। ओके। हुँ, इसके बाद थोड़ी सी सिलेक्शंस की ओर देख लेते हैं। ये आगे चल के काम आएंगे। अ, जैसे हम नॉर्मल सिलेक्शन कैसे करते हैं, अभी हमने दो देखी हैं, एक अल्ट क्लिक देख लिया है हमने। अगर मुझे हुँ, हुँ, देखो जब मैं अल्ट क्लिक कर रहा हूँ ना तो मेरी पुरानी सिलेक्शन डिलीट हो रही है। तो अगर हुँ, पुरानी सिलेक्शन डिलीट ना हो ना तो उस केस में हम शिफ्ट भी होल्ड करके रखते हैं। तो मैं शिफ्ट भी हुँ, होल्ड कर रहा हूँ, अल्ट भी होल्ड कर रहा हूँ और ऐसे सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर मैंने ये फेस सेलेक्ट किया और अगर मैं कंट्रोल की होल्ड करके कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ना शॉर्टेस्ट पाथ एक तरह से ये सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो भी इसको शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा ना फेसिस से, तो ओके। ऐसे सेलेक्ट हुँ, कर देगा। और हुँ, एक और सिलेक्शन मेथड है, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो कंट्रोल से तो शॉर्टकट पाथ आ रहा है ना,
बट मैं कंट्रोल और शिफ्ट इन दोनों को अगर होल्ड करके रखूँगा एंड यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो वो पूरा का पूरा रीजन एक तरह से स्क्वायर बॉक्स में सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर क्लिक किया तो ये पूरा रीजन सेलेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया तो ये रीजन एक तरह से बॉक्स बना लेता है उसके अराउंड, 2 पॉइंट्स के बीच में बॉक्स, और उस पूरे बॉक्स को ये सिलेक्ट कर लेता है। ओके, अभी हम यहाँ पर कुछ और देखने वाले थे। हाँ, एक और चीज़ है ब्लेंडर के अंदर ना, आपको हर जगह देखने को वो मिल जाएगी। देखो जब मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ ना तो और चीज़ें और फास्ट आप देखो, हर यहाँ पर ना एक छोटी सी अंडरलाइन है हर एक टेक्स्ट के नीचे, जैसे टी के नीचे एक छोटी सी अंडरलाइन है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ उसके बाद अगर मैं जैसे टी प्रेस करूँगा, टी फॉर टेक्स्ट है, ये एडिशनल शॉर्टकट है। मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ फिर टी प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे पास टेक्स्ट आ जा रहा है। ठीक है, ये एक तरह से और फास्ट मेथड है। जैसे मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, आर प्रेस किया तो एक कैमरा आ गया, ये मुझे याद है, तो जैसे फास्ट हो जाता है काम। जैसे हम यहाँ पर ये काफ़ी जगह पर है, जैसे हम यहाँ पर मटेरियल सेलेक्ट कर रहे थे, बेस कलर में यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ना तो इमेज के लिए यहाँ पर देखो आई के नीचे अंडरलाइन है, तो अगर मैं आई प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर जाके ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे काफ़ी यूज़ करोगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगा कि किसके लिए क्या प्रेस करना है। एक हम मिरर का देख रहे थे, सॉरी, तो उसका देख लेते हैं। हाँ, तो मैं एडिट मोड में गया। मिरर करने के लिए ना मुझे ज्योमेट्री को बीच में से काटना पड़ता है, तो ये मैंने बीचों बीच इसको काट दिया। एक साइड मैंने पूरी सिलेक्ट करी और एक्स की प्रेस करके ये सारे पॉइंट्स डिलीट कर दिए। अभी मैं जाऊंगा मॉडिफायर में, ऐड मॉडिफायर, एंड यहाँ पर है मिरर मॉडिफायर। अभी क्या है, मैं एडिट मोड में जाऊंगा ना, तो अगर मैं एक साइड एडिटिंग करूंगा तो वो दूसरी साइड ऑटोमेटिक एडिट होती रहेगी। ठीक है, और इन केस आपके केस में नहीं हो रहा है तो आप हो सकते कि वाई एक्सिस में ड्रॉ कर रहे हो, तो आपके केस में हो सकता है कि आपको वाई इनेबल करना पड़े। क्योंकि मेरे केस में ये एक्स एक्सिस पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस के एक तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक बन रहा है। हो सकता है अगर आप ऐसे लिया होता, आपने ऑब्जेक्ट ऐसे कट किया होता बीच में, तो आपको फिर वाई सेलेक्ट करना पड़ता। ओके, और मैक्सिमम जो भी चीज़ें हम मॉडल करते हैं ना, हम एक ही साइड मॉडल करते हैं मैक्सिमम टाइम, चाहे फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट रहे। ओके, तो मैक्सिमम टाइम हम मिरर मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसमें जो एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है ये है क्लिपिंग की। अभी क्या है, क्लिपिंग यहाँ पर ऑफ है। मैं एडिट मोड में इसको ना अलग कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ए प्रेस किया, जी प्रेस किया तो ये अलग हो गए। ओके, यहाँ पर अगर मैं क्लिपिंग ऑन कर दूँगा और जी प्रेस करूँगा ना तो ये जैसे अलग नहीं होंगे, ये अटैच्ड रहेंगे, बीच वाली जो लाइन है। ओके, हमने कुछ घर जैसा कुछ मॉडल बना के देखा था क्या? अभी तो शायद नहीं देखा। नहीं। चलो, तो उसमें ही थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे मैं क्यूब ऐड कर रहा हूँ, क्यूब ऐड कर लिया, मैं इसको बस स्केल कर रहा हूँ। ओके, मैं कंट्रोल आर प्रेस करके ना यहाँ पर एक लूप कट ऐड कर दूँगा। मैं टॉप, जैसे ये बॉटम हो गया ना, मैं ई प्रेस करके एक टॉप फेस ले रहा हूँ। देन एस प्रेस करके हम एक्स की प्रेस करके ना सिर्फ एक एक्सिस में लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लॉक कर दिया। तो ये जैसे घर का एक बेसिक छोटा सा एक घर का शेप बन गया, है ना। अभी हम इसके ना घर की छत बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, बाकी मॉडिफिकेशंस भी करेंगे थोड़ी देर में, पहले छत बना लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ना जी एंड जेड प्रेस करके थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ। छत बनाने के लिए हमने ये दो तीन सिलेक्शन मेथड देखे। देखो यहाँ पर क्लिक किया, अगर मैं कंट्रोल की होल्ड करके अब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो बीच वाली दोनों सिलेक्टेड हो गए, है ना। या फिर आप मैनुअली कर लो शिफ्ट के साथ। हमने ये देखा है क्या कि ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट और ज्वाइन कैसे करना है? दिखा दीजिए एक बार, शायद याद आ जाएगा। हाँ, चलो यहीं पर डायरेक्ट देख लेते हैं।
अभी क्या है ना, देखो मैंने सेलेक्ट किए, मैंने शिफ्ट डी किया क्योंकि इसकी मैं छत बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके ना इसको वहीं पर रख दूँगा। जब मैं राइट क्लिक करूँ ना तो मुझे खास ध्यान ये रखना है कि मैं कहीं पर भी क्लिक ना कर दूँ, क्योंकि अभी क्या यहाँ हुआ, यहाँ पर दो दो छत हो गई है ना, तो वो ओवरलैप कर रही हैं, तो वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लेट से आपने कहीं पर क्लिक कर दिया है, तो उसको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, शायद हमने देखा होगा। देखो ये अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दो मैंने क्यूब्स जो ऐड करी ना, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। और एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट पोर्शंस को सिलेक्ट करने के लिए ना, हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर होवर करके एल की प्रेस करते हैं। ठीक है, तो एल से वो सारा लिंक्ड जो कनेक्टेड चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर एल प्रेस करूँगा तो देखो सिर्फ छत सेलेक्ट हो गई। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि इन केस अगर आपको ये डी सेलेक्ट हो जाए तो मैं एल की प्रेस करूँगा। अब ये सेलेक्टेड चीज़ है, सेलेक्टेड चीज़ को ना आप सेपरेट कर सकते हो। उसके लिए हम जाएंगे मैश में, यहाँ पर है सेपरेट एंड सेपरेट सिलेक्शन। सेपरेट सिलेक्शन के से क्या होगा कि ये छत एक अपना इसका एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में जा कर के इस छत को सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। देन इसके एडिट मोड में जा कर के हेलो जी जी। अच्छा, पहले आपकी आवाज़ कट रही थी। ओके, अब मैं इस ऑब्जेक्ट में जाके छत को सेलेक्ट करके अब मैं एस की प्रेस करूँगा। थोड़ा सा हम इसको स्केल कर लेंगे। टाइम टू टाइम आप इन एक्सिस का यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए। ओके, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा। बट ऐसी चीज़ों में ना हम कोशिश करते हैं कि जी प्रेस करने के बाद हम जेड की प्रेस कर दें, है ना, ताकि एक्यूरेसी थोड़ी बनी रहे। अदरवाइज मैं इसको गलती से थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर कर सकता हूँ। तो जी एंड जेड प्रेस करके थोड़ा सा नीचे ले लूँगा। बिल्कुल परफेक्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मॉडिफायर है जिससे थिकनेस ऐड हो जाती है किसी भी चीज़ में। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऐड मॉडिफायर में गया और एक मॉडिफायर का नाम है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। ओके, उससे थिकनेस ऐड हो जाती है, तो मैं इस थिकनेस को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो जैसे ये अभी हमने एक घर बना दिया, एक बेसिक सा। बीच में अगर विंडो वगैरह बनानी होगी वो भी देख लेते हैं। तो एडिट मोड में गया, फेस सेलेक्ट किया, आई प्रेस किया मैंने। आई प्रेस करने के बाद मैं इसको स्केल कर सकता हूँ एस और वाई प्रेस करके। ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स जो जैसा भी हमें चाहिए। देन यहाँ पर मैं ई प्रेस कर सकता हूँ, ई फॉर इनसेट, या फिर ई प्रेस करने से पहले मैं एक बार आई प्रेस कर लूँगा ताकि फेस के अंदर एक फेस बन जाए। उसके बाद मैं ई प्रेस करूँगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। हाँ, तो जैसे कि अभी के लिए हमने खिड़की बना दी, तो ऐसे हम खिड़की बना लेंगे। एक शॉर्टकट और देखते हैं हम। अभी ना हमें एक दरवाज़ा बनाना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आई प्रेस करूँगा तो अभी ऐसा बिहेवियर हो रहा है। अगर मैं नीचे से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ ना अभी, मतलब एक तरह से ज्योमेट्री को ओपन कर दे रहा हूँ। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर आई प्रेस करूँगा एंड देन आई प्रेस करने के बाद ना, अभी जैसे मैंने आई प्रेस करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखना कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है, जब मैं आई प्रेस करूँगा ना दोबारा, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। तो देखो मैंने आई प्रेस किया, यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं कि इस ऑपरेशन को ना मैं कुछ और फीचर्स भी इनेबल कर सकता हूँ। तो एक आई का हाँ हाँ ऑफसेट, जैसे एक आई का दिखा रहा है तो मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, तो ये फेस अपने अपने अकेले अकेले स्केल अंदर हो रहे हैं ना। फिर से आई प्रेस करूँगा तो अब दोनों एक साथ हो रहे हैं। मैं अगर बी प्रेस करूँगा ना तो एक बाउंड्री बन जाएगी। बाउंड्री कहाँ पर बनेगी? जहाँ पर ज्योमेट्री ओपन रहेगी, मतलब नीचे से हमने फेस डिलीट किया था ना, तो वहाँ पर एक बाउंड्री बन गई। तो ऐसे हम, जैसे मैं दरवाज़ा बनाने वाला हूँ तो ऐसे हम बना सकते हैं। ओके, देन एक जो ऑफसेट का भी हमने देखा था, अगर हम, चलो अभी के लिए इसको रहने दो, अभी के लिए मैं बी ही प्रेस कर रहा हूँ। सो आई प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बी प्रेस कर दूंगा तो ये इसकी बाउंड्री एक्टिवेट हो गई, ये दरवाज़ा बन गया। अभी के लिए हम सिंपल ही बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा फैंसी नहीं बनाएंगे। उसके बाद मैं इसको ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर सकता हूँ। एक्स की प्रेस करके इन अंदर के फेसेस को डिलीट कर देता हूँ एंड इसको भी यहाँ पर डिलीट कर दे रहा
बाद में मैं जैसे ग्राउंड वगैरह लगा करके ना इसको कुछ बना दूंगा। अभी हम फुल प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे हैं, हो सकता है मैं थोड़ी देर में बाद किसी कुछ और दिखाने लग जाऊँ आपको। ओके, ठीक है। हाँ, कल कल से हम कोई एक प्रोजेक्ट पकड़ लेंगे। तो जैसे ठीक। ऐसे आप बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर भी कुछ बनाना होगा, तो वो भी आई प्रेस करके, बट आई यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो उस केस में ना एक नाइफ़ टूल भी है। लेट्स से आपको कोई कस्टम शेप बनानी है, तो आप यहाँ पर एक नाइफ़ टूल है। शुरू में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि थोड़े हमें ना ज्योमेट्री के बेसिक समझने पड़ते हैं। बट नाइफ़ से हम क्या कर सकते हैं कि एक मिनट, पहले मैं अल्ट ए प्रेस करके, अच्छा यहाँ पर अल्ट ए नहीं काम कर रहा। हाँ, मैं नाइफ़ टूल लूँगा। नाइफ़ टूल से आप कोई भी कस्टम शेप बना सकते हो। ठीक है, लेट्स से मुझे यहाँ पर स्क्वायर विंडो चाहिए थी, तो जहाँ जहाँ मैं कट करूँगा वहाँ वहाँ पॉइंट्स लग जाएंगे। देन मैं एंटर कर दूँगा, तो ये एक नई ज्योमेट्री बन गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर सिलेक्शन में जा कर के ना इन फेसेस को सेलेक्ट करके जो भी मुझे बनाना था तो वो मैं बना सकता था। तो इस तरह से मैं कस्टम डिज़ाइन कर सकता हूँ। ओके, हाँ, ये है नाइफ़ टूल। बट नाइफ़ टूल का हम शुरू में इतना यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली 3D के अंदर थ्योरी क्या रहती है ना, कि हम मैक्सिमम चीज़ें ऐसे इस तरह से बनाते हैं कि जो हर एक फेस रहता है, जैसे ये एक फेस है, हर एक फेस के पास ना सिर्फ 4 पॉइंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पॉइंट्स इसलिए क्योंकि अगर 4 से ज़्यादा हो गए, देखो अभी इसको मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ, इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर रहा हूँ, तो अभी ये वाला जो फेस है वो एक्चुअल में 5 पॉइंट से मिल करके बन रहा है, मतलब 4 नहीं रहे यहाँ पर। तो उस केस में क्या होता है ना कि हमारा कंट्रोल आर, देखो यहाँ पर ब्रेक हो गया। कंट्रोल आर हमारा ना पूरा पूरा लूप कट नहीं बना रहा है, यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पर भी अच्छे से काम कर रहा है, बट यहाँ पर ब्रेक हो गया, यहाँ पर कंट्रोल आर नहीं काम कर पा रहा, या यहाँ पर भी नहीं काम कर पा रहा। खास करके इस लाइन में देखो ब्रेक हो गया, ये पूरा कट होना चाहिए था। बट क्योंकि इस फेस के साथ और इस फेस के पास 5 पॉइंट्स थे, ये 5 वर्टिसेस थी, इसके पास तो 6 हैं, 6 हैं, है ना। तो वो कनेक्शन एक तरह से ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो नाइफ़ टूल से हम यूज़ करते हैं, बट हम जहाँ जहाँ हमसे हो सके ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक फेस जो है वो 4 पॉइंट से मिल करके बना हो, 1 2 3 और इसमें भी 4 है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इसका ये रहता है, कॉन्स्ट्रेंट रहती है। अभी के लिए इतना रखते हैं इसको। घर के केस में मैं थोड़ा आपको रैंडम चीज़ें और बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर वायर फ्रेम मॉडिफायर है। वायर फ्रेम मॉडिफायर ऑन करोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो एजेस हैं बस वही आपको दिखेंगी, मतलब वो जो एजेस हैं वो एक तरह से ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएंगी, 4 फेसेस। ठीक है, देन यहाँ से आप थिकनेस वगैरह एडजस्ट करके ऐसा कुछ बना सकते हो। हाँ, ये हो गया वायर फ्रेम। इनकी अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। चलो अब मैं आपको 2 3 चीज़ें और बता देता हूँ। ये हमने देख लिया है ग्लोबल एंड लोकल में। आई गेस ये आपको पता ही होगा कि लोकल मतलब इस ऑब्जेक्ट का हेड किस तरफ है ना, तो वो वाला गिज़्मो हो गया। मतलब अभी तो इसका अलाइन कर रहा है ग्लोबल के साथ, अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो इसकी जेड डायरेक्शन ये हो गई, और पूरे ग्लोबल की जेड डायरेक्शन अप एंड डाउन ही रहेगी, है ना। तो ये तो आई गेस हमने देखा हुआ है। इसके अलावा ये भी हमने देखा हुआ है। इसके बाद जो देखने वाली चीज़ है वो स्नैपिंग, इसका भी हम काफ़ी यूज़ कर लेते हैं। आप ना किसी भी चीज़ को मैं यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ, मैं एक नया ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। हम किसी भी, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो ये स्नैपिंग ऑन हो जाती है। अब अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करूँगा ना तो वो स्मूथली मूव नहीं होगा। देखो अगर मैं टॉप व्यू में जा रहा हूँ, इस ग्रिड के ऊपर स्नैप हो रहा है। ओके, ना तो स्मूथली मूव नहीं हो रहा। ये हो गया स्नैपिंग का। बट स्नैपिंग यहाँ पर ना काफ़ी टाइप्स की स्नैपिंग है। जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे यूज़ केस में सबसे ज़्यादा रहती है, वो है वर्टेक्स स्नैपिंग। ये इंक्रीमेंटल तो जो है ना, वो इंक्रीमेंटल मतलब इस ग्रिड के ऊपर मैटर करती है वो स्नैपिंग। ओके,
इसके बाद है वर्टेक्स स्नैपिंग। तो वर्टेक्स स्नैपिंग जो अंदर वाली ये जो वर्टेक्स हैं इनके ऊपर ये मैटर करती है। अगर मैं जी प्रेस कर रहा हूँ अपना माउस में इस वर्टेक्स के ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये वाली वर्टेक्स यहाँ पर स्नैप हो जा रही है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह से मैं चीज़ें स्नैप कर सकता हूँ। ये कब काम में आती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर किया, इसको मैंने थोड़ा ऑफ कर दिया। देखो मैं अब चाह रहा था ना कि इसकी ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली इसी लेवल पर आ जाएं, बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना, इनको पॉइंट्स को ऊपर उठाऊँगा और इस वर्टेक्स के साथ स्नैप कर दूँगा। मतलब दो काम मैं यहाँ करूँगा, पॉइंट्स को ऊपर भी करूँगा मूव और साथ में स्नैप भी कर दूँगा। तो जैसे मैं इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, या फेस को भी सिलेक्ट कर सकते थे। मैंने जी प्रेस किया, मैं जेड की लॉक कर दूँगा। जेड की लॉक करने से क्या होगा, ये ऊपर एंड नीचे ही रहेंगे। अब मेरा जो माउस का कर्सर है ना वो मैं इस कॉर्नर के ऊपर लेकर के आ जाऊँगा, मतलब एक वर्टेक्स के ऊपर लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये स्नैप हो गए। तो ऐसी सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। इसको मूव किया एंड यहाँ पर स्नैप कर दिया, ओके। तो ये हो गई वर्टेक्स स्नैपिंग। वर्टेक्स स्नैपिंग में एक चीज़ यहाँ पर और है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ भी। देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वर्टेक्स स्नैपिंग ऑफ है ना तो आप इसको टेम्परेरी कभी भी ऑन कर सकते हो। लेट से अभी मैं मूव कर रहा हूँ तो देखो काफ़ी फ्रीली मूव हो रहा है। मुझे इस पॉइंट के ऊपर स्नैप करना होगा तो टेम्परेरी स्नैपिंग ऑन करने के लिए ना, अगर आप कंट्रोल की होल्ड करते हो किसी ऐसी कंडीशन में तो अब स्नैपिंग ऑटोमेटिकली टेम्परेरी ऑन हो जाती है। अब अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो ये स्नैप हो रही है। चाहे मैंने यहाँ पर ऑन नहीं करी है बट कंट्रोल की होल्ड करके रखूँगा तो टेम्परेरी स्नैपिंग मैं ऑन कर सकता हूँ। हाँ, ये हो गई वर्टेक्स स्नैपिंग। नेक्स्ट हम मेरी आवाज़ मुझे खुद में रिपीट हो रही है, एक मिनट। ओके। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती है वो है फेस प्रोजेक्ट, ओके। इससे क्या है ना कि आप जैसे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किया, एक मैं अभी के लिए टोरस ऐड कर रहा हूँ, मुझे इस टोरस को इस फेस के ऊपर रखना होगा तो मैं फेस स्नैपिंग ऑन कर सकता हूँ। इसमें मुझे वर्टेक्स के ऊपर अपना माउस ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फेस के ऊपर ले करके जाऊँगा, ठीक है। तो मैं जैसे जी प्रेस कर रहा हूँ ये, और इसमें एक खास सेटिंग है, ये है यहाँ पर अलाइन रोटेशन टू टारगेट। अगर मैं इसको फेस के साथ ऑन कर दूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। अभी देखो मैं जी प्रेस करके इसको किसी भी फेस के ऊपर स्नैप कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ, ओके। तो ये इसमें रहता है। बट एक चीज़ और है, वो आई गेस क्यूब के केस में ज़्यादा बेटर दिखेगी। अभी मैंने इस क्यूब को थोड़ा छोटा क्यूब ले लेता हूँ। इस क्यूब को यहाँ पर मैं स्नैप कर रहा हूँ। आई गेस आजकल स्नैपिंग थोड़ी बेटर हो गई है, ठीक से। हाँ, ये आई गेस न्यू फीचर ही आया है। पहले क्या हुआ करता था ना कि जब मैं स्नैपिंग करता था तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ना यहाँ पर, देखो ओरिजिन पॉइंट बीच में है, तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर स्नैप होता था। इसका मतलब यह है कि क्यूब ऐसे स्नैप होता था, ओके। तो उस केस में हमें ये जो ओरिजिन पॉइंट है ना इसको नीचे रखना पड़ता था। और ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स में ना यहाँ जिसमें कोई कुर्सी टेबल बना रहा हूँ, जैसे एक मिनट, ज़्यादातर केसेस में हमें ये जो ओरिजिन पॉइंट है वो हम कोशिश करते हैं कि नीचे रखें। जैसे एक ट्री हो गया, एक कुर्सी टेबल हो गया, ताकि जब हम चीज़ों को स्केल करें तो ये हवा में न चले जाएं। जैसे अभी यहाँ पर प्लेन है, इसको अगर मैं स्केल करूँगा तो ये हवा में चली गई। तो अगर इस ग्राउंड में कैसे रखते हैं इस ओरिजिन पॉइंट को, एडिट मोड में जाएंगे, नीचे वाले फेसेस को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक शॉर्टकट और है, ये बताने से पहले मैं आपको वो बता देता हूँ।
देखो हम ये जानते हैं ना कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एच की प्रेस करके ना हाइड कर सकते हैं, ठीक है। एच से हाइड होगा एंड अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे तो अनहाइड होगा। जैसे अभी घर वगैरह वो सब कुछ अनहाइड हो गया। एक दूसरी चीज़ है, लेट्स से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ ना काम कर रहे हो और मुझे सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट में फोकस करना है, तो अगर आप स्लैश की प्रेस करोगे, इसमें कोई भी स्लैश की जो होती है, ओके, तो आप लोकल मोड में आ जाते हो, मतलब आपको सिर्फ वही ऑब्जेक्ट दिखेगा। आपको यहाँ पर दिखता रहेगा कि आप लोकल मोड में हो या नहीं, ओके। तो लोकल मोड में मतलब फिर हम इजीली इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जब हमारी पूरी मॉडिफिकेशंस हो जाएगी तो हम स्लैश की प्रेस करके वापस आ जाएंगे। तो एक इसका भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम, हाँ, नेक्स्ट ब्लेंडर के अंदर फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ भी हैं। आई थिंक आज जितना ही कर लेते हैं प्रश्न, अ, मैं ये ट्राई करता हूँ हाँ, जो ओके जो भी आप ओके, सिखाया आज। कल फिर मैं ना एक प्रोजेक्ट रेडी करके रखता हूँ, वो बना के देखते हैं, है ना। ठीक है भाई, ओके ओके भाई, ओके थैंक यू। ओके, वेलकम।